हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक है। आप सभी का स्वागत है फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम क्या पढ़ने वाले, हिंदी पढ़ने वाले, बिल्कुल जीरो लेवल बेसिक लेवल से, जिसकी ये पहली क्लास है। वर्ण विचार पढ़ने वाले हम। देखते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम दिया हुआ है भाषा, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं और अगर हमें हिंदी में भाषा की परिभाषा नहीं आती है तो हम क्या हिंदी पढ़ रहे हैं। तो भाषा की क्या परिभाषा होती है हम वो देख लेते हैं। भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों को एवं मस्तिष्क के विचारों को बोलकर, लिखकर तथा संकेतों में प्रकट करते हैं। ये भाषा की क्या है, पूरी परिभाषा है। भाषा क्या है, एक प्रकार का साधन है। साधन मतलब जैसे हमारी ये मतलब हम बोलते हैं ना गाड़ी ट्रैक्टर, ये भी एक प्रकार का साधन है हमें इधर से इधर ले जाने। तो भाषा भी एक साधन है बोलने का। तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम अपने मन के भावों को, मतलब हमारे मन में जो भी भाव आता है, खुशी का, क्रोध का, वो भी हम प्रकट करते हैं। बोलने के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। मस्तिष्क के विचारों को, या हमारे दिमाग में कोई आइडिया या जो भी विचार है उनको हम बोलकर, यानी हम तीन बोल सकते हैं। या तो हम उसको बोलकर सीधा स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम मस्तिष्क के विचारों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जिसमें पहला साधन कौन सा, हम बोलकर भी कोई भी हमारे विचार है उनको हम स्पष्ट सीधा क्या बोल दिया, जैसा हमारे मन में विचार है वैसा वैसा बोल दिया। दूसरा हो सकता है लिख कर, कि हम लिख कर बता दें कि वो ऐसा हम बताना, लिख कर बता सकते हैं। और तीसरा कौन सा है, संकेतों में। संकेतों में भी तो हम अपनी भाषा को, अपनी मतलब जो बात है हम समझाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमको कोई गुप्त बात बतानी, तो अपने जो हमारे खुद संकेत होते हैं उनमें समझा देते हैं और वो बंदा अगला समझ भी जाता है, अगर रोजाना का ये संकेत होते हैं तो हम भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के क्या करते हैं, मन के जो भाव है उसको व्यक्त करते हैं। कि क्रोध का भाव या खुशी का भाव, जो भी भाव है उसको व्यक्त करते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमें भाषा की जरूरत होती है। एवं मस्तिष्क के विचारों को बोलकर, या तो हम बोल कर बताएंगे या लिख कर बताएंगे, या तीसरा कौन, संकेतों में भी प्रकट करेंगे। ठीक है। सबसे अगर आपसे पूछ लीजिए सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावी संकेतों में कोई भी बात ज़्यादा मतलब स्पीड में समझाई जा सकती है, फिर बोलकर फिर लिखकर। इस प्रकार हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी भाषा को, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम किसी भी भाषा को व्यवस्थित करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता हुई। यानी हम क्वेश्चन आ जाए हमारे दिमाग में कि ये व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, हम हिंदी की व्याकरण पढ़ते हैं, इंग्लिश की व्याकरण पढ़ते हैं, या अन्य सब्जेक्ट की, संस्कृत की, इन हम व्याकरण को क्यों बनाने की आवश्यकता हुई, व्याकरण को क्यों पढ़ते हैं हम। क्योंकि किसी भी भाषा को व्यवस्थित करने के लिए क्या आवश्यकता हुई थी, व्याकरण की आवश्यकता हुई थी। क्योंकि अगर भाषा को व्यवस्थित नहीं करोगे आप, तो फिर जैसे मान लो आपको एक वाक्य है कि जयपुर राम गया, ये वाक्य सही है क्या, राम जयपुर गया, इस प्रकार तो व्यवस्थित करने के लिए व्याकरण का नियम है ना, कि पहले कर्ता आएगा फिर क्रिया आएगी। तो कुछ ना कुछ उसके लिए क्या बनाए होंगे, नियम बनाए होंगे, रूल बनाए होंगे, उसको ही क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो किसी भी भाषा को व्यवस्थित करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता हुई। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि व्याकरण की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों जरूरत पड़ी हमें, तो भाषा को व्यवस्थित करने के लिए, कि एक ऐसा रूल होना चाहिए जो सभी एक समान बोले, कि राम जयपुर गया या राम जयपुर जाता है। तो अगर उसमें नियम लगा हुआ है तो सभी एक जैसे ही बोलेंगे, वरना अपनी अपनी मर्जी के बोलेंगे कि जयपुर राम गया, कोई बोलेगा राम जयपुर गया, इस प्रकार। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। फिर ये तो आप जानते हो कि व्याकरण शाब्दिक अर्थ, इसको तोड़ा हुआ है व्याकरण को, कौन सा, वी प्लस आकरण। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह से जानना, अच्छी तरह से समझना, यानी पूरी व्याकरण के नियमों को अच्छी तरह से जानना समझना, वी प्लस आकरण। तो अगर आपसे पूछ लीजिए परीक्षा में कई बार पूछा गया व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वी प्लस आकरण, अर्थात अच्छी तरह से जानना या समझना। जानना अच्छी तरह से कैसे, अगर आपको किसी भाषा को जानना है तो आप उसकी व्याकरण पढ़ो ना। जब भाई अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश सीखनी है तो आप इंग्लिश की क्या करोगे, व्याकरण ही पढ़ोगे, कि इसके क्या नियम है, क्या रूल है, अच्छी तरह से जानोगे समझोगे। तो वही बात है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ वी प्लस आकरण, अर्थात अच्छी तरह जानना समझना। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ध्वनि या वर्ण। इनके बारे में क्या कंफ्यूज है वो हम दूर कर लेते हैं आज। भाषा की सबसे छोटी इकाई है कौन, ध्वनि और वर्ण दोनों ही है। वो कैसे हम देखेंगे।
ध्वनि और वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की छोटी इकाई, तो ध्वनि और वर्ण दोनों ही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जिसके और खंड करना क्या ना हो, संभव न हो, वही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव न हो। अब आप बोल रहे हो कि ध्वनि और वर्ण दोनों में से किसको माने? तो देखो, वैसे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, क्योंकि व्याकरण ये वर्ण वगैरह तो हमने बाद में लिखे। मान लो अगर इंसान जैसे मतलब इंसान का जन्म हुआ होगा, जैसे धीरे धीरे इंसान, हमने देखा है, हम कई बार सुना भी है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो जैसे जैसे इंसान बने या इंसान जो भी हुआ, उन्होंने पहले लिखना स्टार्ट कर दिया था या बोलना। जब भी शुरुआत में उन्होंने मतलब कुछ उनको भूख लगी या प्यास लगी, तो उन्होंने सीधे ऐसे बोला था क्या, मेरे को भूख लगी है खाना दो, या प्यास लगी? नहीं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ मतलब ऐसे मतलब महसूस हुआ होगा, तो कोई ना कोई आवाज़ निकली होगी उनको। तो पहले क्या होगा, ध्वनि निकली थी, फिर हमने सेम टू सेम ध्वनि को लिखना स्टार्ट कर दिया। आपसे अगर बोले ना लिखित, तो वर्ण है, अगर सीधा बोले तो ध्वनि है। सीधा आपसे ये बोले ना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ध्वनि है। अगर ये बोले कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वर्ण है। वो देख लेते हैं हम कैसे, क्योंकि जब तक मौखिक है तब तक ध्वनि है। यहाँ पे लिखा हुआ है, भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति को ध्वनि कहते हैं। कि जो भी भाषा है उसकी मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति यानी हम लिख नहीं रहे, बोल रहे हैं ओनली फॉर मौखिक। जैसे हम देखते हैं मौखिक परीक्षा, यानी हम उसमें कोई आंसर नहीं लिखते, बस बोलते हैं, हम आपसे में जवाब देते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति यानी जब तक हम बोल रहे हैं ना, तो भाषा, तो उसकी ध्वनि है। कि भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति को ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि जब तक क्या है, छोटी इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट ध्वनि के बाद वर्ण की परिभाषा क्या है? वर्ण की क्या परिभाषा है? कि भाषा की लिखित अभिव्यक्ति को वर्ण कहते हैं। कि हमने जैसे ही कुछ शब्द बोला है, वो लिख दिया, तो वो वर्ण हो गया। तो भाषा की लिखित अभिव्यक्ति वर्ण है, और भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में, क्या पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अगर आपके ऑप्शन में वर्ण हो, 2 नंबर ऑप्शन में अगर आपका इकाई हो, और 3 नंबर आगे अगर शब्द हो, और 4 नंबर क्या हो, वाक्य। तो देखो, वाक्य तो हो नहीं सकता, पर वैसे तीनों ही है, ये शब्द, इकाई, वर्ण। वर्ण क्या है? लिखित, भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई है। इकाई, सॉरी मैंने इकाई लिख दिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपको ध्वनि है, 2 मिनट, यहाँ पे क्या है, ध्वनि। ये बीच में इकाई कहाँ से आ गया, क्या है, ध्वनि। अगर हमसे मतलब 2 नंबर क्या होगी, ध्वनि। 3 नंबर शब्द क्या है, शब्द सार्थक अभिव्यक्ति, यानी सार्थक तो शब्द होती है कई। अगर मान लो कोई शब्द होता है, उसका सार्थक मतलब उसका कोई अर्थ निकलता है, जैसे राम, श्याम, जयपुर, उनका कोई अर्थ निकल रहा है। तो वैसे अगर ऑप्शन में वर्ण हो और ध्वनि, शब्द, वाक्य, इनमें से छोटी इकाई पूछे, तो हमें ध्वनि को क्या देनी है, वरीयता देनी है। हमें सर्वप्रथम किसको करनी, ध्वनि। अगर मान लो ऑप्शन में ध्वनि है ही नहीं, क्या ऑप्शन में ध्वनि नहीं है, एग्जाम के ऑप्शन में ध्वनि नहीं है ना, तो हमें क्या करना है, वर्ण करना है। ये आप याद रखना है। तो हम देख लेते हैं आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लिपि। अब लिपि क्या होती है? हमने ध्वनि की परिभाषा देख ली कि क्या होता है, कि भाषा की जो मौखिक अभिव्यक्ति उसको ध्वनि कहते हैं। वर्ण क्या होता है? भाषा की लिखित अभिव्यक्ति को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि और वर्ण दोनों ही है। एग्जाम का प्रश्न पूछने का तरीका अलग होगा। अगर वो सीधा क्वेश्चन पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपको ध्वनि करना है। अगर वो क्वेश्चन ये पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो आपको वर्ण करना है। अब लिपि की परिभाषा देख लेते हैं हम। लिपि की कौन सी परिभाषा होगी, आपको यहाँ पे देख लो। लिपि किसी भी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित दिए गए चिन्ह को ही लिपि कहते हैं। अब जो भी मान लो भाषा है, उसको लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ तो निश्चित चिन्ह होगे ना, कि ये है। जैसे हमारे हम देखते हैं शौर है, उनके निश्चित चिन्ह है ना, कि ए, आ, छोटी, ऐसे चिन्ह बने हुए हैं। जैसे विराम चिन्ह,
विसर्ग चिन्ह जो भी है ये चिन्ह बनेंगे उसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जो भी भाषा लिखेंगे उसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, निश्चित चिन्ह होंगे, उसको ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। उसके कुछ नियम होते हैं, दाएं से लिखी जाएगी या बाएं से लिखी जाएगी, यही होती है लिपि। तो किसी भी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित दिए गए चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो शायद आप नहीं भूलोगे अब कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो निश्चित दिए गए चिन्ह होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और प्रत्येक भाषा क्या होती है, लिपि होती है। जैसे हम देखते हैं आगे नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है अपनी। जैसे जैसे हम दो तीन उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे देखो पंजाबी है तो इसकी अपनी लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। अंग्रेजी की कौन सी है, रोमन। और हमारे जो हिंदी पढ़ रहे हैं इनकी कौन सी है, देवनागरी, ये अपनी लिपि है इनकी। उर्दू की फारसी लिपि है। तो यानी जो जितनी भी भाषा है उसकी अपनी एक लिपि आवश्यक होती है। यानी प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती, जैसे पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, हिंदी की देवनागरी और उर्दू की फारसी। ये तो ओनली बहुत उदाहरण है, बाकी जितनी भी भाषा होगी उनकी क्या होगी, लिपि होगी। और लिपि किसे कहते हैं, भाषा को लिखने के लिए निश्चित दिए गए चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। फिर बात आई अब आपके वर्णमाला की कि वर्णमाला क्या होती है। तो हम वर्णमाला देख लेते हैं। अब कोई तो सीधा यही बोल देता है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नहीं भाई, वर्णों के समूह को ही नहीं कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, ध्वनियों एवं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्योंकि सिर्फ वर्ण नहीं हो सकते, साथ में ध्वनि जुड़ती है, साथ में ये सब जुड़ के क्या बनता है, समूह बनता है। वर्णमाला में तो आप सिर्फ वर्णों के समूह, ध्वनियों एवं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। एग्जैक्टली एकदम बढ़िया परिभाषा तो यही होगी, बाकी वैसे तो वो भी चलती है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनियों एवं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध मतलब एकदम कर्म के बाद, जैसे कै के बाद ख, ख के बाद कै, इसको बोलते हैं क्रमबद्ध समूह। एक प्रकार का समूह पूर्व, उसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट, वर्णमाला को क्या दो भागों में बांटा गया, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम वर्णमाला से स्टार्ट करने वाले। तो वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। वो देख लेते हैं कौन कौन से। एक नंबर स्वर और दो नंबर व्यंजन। ये दो भागों में वर्णमाला को बांटा गया, स्वर व्यंजन। और फिर हम बात करने वाले, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इससे आगे स्वर की। तो तब तक के लिए, क्लास देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।